क्या हुआ जब डीएम साहिबा कुंभ मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था उससे उनका सामना हुआ। इसके बाद डीएम मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की, जहां एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम रविता रखा गया। रविता के पिता का नाम रविंद्र और मां का नाम सुनीता था। रविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार है और इसका भविष्य उज्जवल है। वे उन्हें सलाह देते थे कि रविता को आगे पढ़ाएं ताकि वह एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, ये तो एक लड़की है, इसे क्या आगे पढ़ाना, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी मां सुनीता अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके रविता को हमेशा पढ़ाती आई थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब रविता 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 16 साल थी। तभी समाज के कुछ लोग रविता के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। ये सुनकर रविता बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसकी उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। लेकिन उसके पिता रविंद्र बहुत खुश थे क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से थे। वे चाहते थे कि जल्दी से रविता की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। रविता के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसकी मां अब भी उदास थी। सबने बिना रविता की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 19 साल थी जबकि रविता की सिर्फ 16 साल। जब रविता को पता चला कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया है और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ सुनीता भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति रविंद्र से कहा कि रविता शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। ये सुनकर रविंद्र बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने सुनीता को खूब मारा और प्रताड़ित किया, ये कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डूबा देगी, इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। ये सब सुनकर रविता बहुत दुखी हो गई। अपनी मां को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हुई। लेकिन अब उसकी शादी की तारीख पास आ गई और उसे यह बाल विवाह करना पड़ा जो वह नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन रविता ने अपने पति से बात करने की कोशिश की लेकिन उसका पति ना तो उसकी ओर देखता था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। रविता अपने सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वे उसे ताने मारते और ढेर सारा काम करवाते। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर आता और रविता को परेशान करता और बिना किसी बात के शोषित करता और परेशान करता था। रविता धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर जाती है जहां वह अपनी मां और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है, लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते और कहते हैं जैसा तेरे सास ससुर कहे तू वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वे रविता को ससुराल वापस भेज देते हैं। अब न तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही कोई उसका पक्ष लेता है। ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन रविता की मुलाकात उसकी सहेली रीमा से होती है। रीमा कहती है, तेरा 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है।
ये सुनकर रविता खुश तो होती है लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। रीमा पूछती है, क्या हुआ, तूने पूरे जिले और प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू रो क्यों रही है? तो रविता अपनी आप बीती बताती है और कहती है, मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात को मारता है, खूब मेरी पिटाई करता है। ये सुनकर रीमा भी रोने लग जाती है और कहती है, तू कब तक इस नरक में रहेगी? एक ना एक दिन तुझे इससे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा है कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं भी कर और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी? रीमा रविता का काफी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का? इसके बाद रविता गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ है, लेकिन की बातें रविता के दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसके बाद रविता के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे लेकर ससुराल छोड़ देती है और बस पकड़कर दिल्ली चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहती थी। वह दिल्ली में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। रविता दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है, जहां वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला लेती है और अपनी दोस्त के घर पर ही रहती थी। उसके पास कुछ पैसे और गहने भी थे जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुराल वाले रविता को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर रविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ वह 12वीं कक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वह बीए की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में दिल्ली की कलेक्टर मैडम आती है। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को सभी बच्चों के साथ साझा करती है। रविता कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। रविता उसी दिन ठान लेती है कि वह भी एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र रविता पर पड़ जाती है। वह रविता से कहती है, बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ? रविता अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वहां से भागकर मैंने दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया और अब बीए की परीक्षा दे रही हूँ। ये सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं, रविता बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत सुनहरा बना सकती हो। रविता उनसे पूछती है, मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए? मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम रविता को बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा काफी कठिन होती है, लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम चाहो तो ये परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो। एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। ये सुनकर रविता बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह बाकी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उन्हें बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। रविता अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। उसका नाम राज था।
रविता और राज के बीच धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। राज भी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर थी। वह भी एक गरीब परिवार से था और अपने पूरे घर बार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वे साथ में आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वे आईएएस की परीक्षाएं देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहां पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। ये रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ ही जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती है और एक दिन राज रविता को प्रपोज कर देता है। वह कहता है, रविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रविता भी मन ही मन राज से प्यार करती थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अब भी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। रविता कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। राज कहता है, मुझे तुम्हारे पास से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद रविता भी राज को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ नजदीकियां बढ़ जाती हैं वहाँ लक्ष्य छूट जाते हैं, और हुआ भी यही। धीरे धीरे राज का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि रविता का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन राज के मन में सिर्फ रविता के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। रविता ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और राज ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट निकले। रविता अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि राज फेल हो जाता। ये देखकर राज काफी ज्यादा दुखी हुआ। रविता ने भी राज से कहा, हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। रविता ने राज की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में मुझे ऐसा सुनाए हो क्या? मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है। राज हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने पूरे जिले में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने ये साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार कर बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाए। उसने कहा, ये सब तुमसे मिले समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका। बिना तुम्हारी मदद के मैं ये रास्ता नहीं तय कर सकती थी। राज और रविता दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रविता के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक थी जिसे उसने अपने जीवन में सहा था। रविता का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था और राज भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में कविता का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और रविता ने कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। राज ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की है जो समाज में दबावों और चुनौतियों का सामना करती है। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहिए। रविता ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपने में विश्वास किया और मुझे हर कदम पर समर्थन दिया। अब रविता कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यही खत्म नहीं हुआ था। उसने और राज ने कसम खाई थी कि वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। रविता ने राज को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तीसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथे अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूँ। ये सुनकर रविता का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो।
लेकिन राज ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो ना, मैं उसमें ही खुश हूँ। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद रविता ने राज से कहा, मैं डीएम के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। रविता ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राज और रविता दोनों साथ रहने लगे। वे अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रविता का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में रविता की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले रविता अपनी मां से मिलने घर गया। उसने घर जाकर अपनी मां को ढूंढा, जो किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को सामने देखकर मां खुशी से झूम उठी। उन्होंने रविता को गले लगाया और कहा, बेटी तू कहाँ गई थी? इतने साल हम सब बहुत परेशान थे। रविता ने अपनी मां को बताया, मां मैं दिल्ली में थी। वहां मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। ये सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। रविता के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दे, इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी थी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। रविता के पिता रो रो कर उससे माफी मांगने लगे। कविता ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम अब एक अच्छे घर में साथ रहेंगे। इसके साथ ही रविता के माता पिता भी उसके साथ रहने लग गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चले। रविता ने अपनी नौकरी से 2 दिनों की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारिक संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। डीएम मैडम रविता अपनी माँ और पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के घाट पर पहुंची जहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां आता है और रविता के पैर पकड़ने लग जाता है। कविता ने चौंक हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाए और ये देखकर रविता स्तब्ध रह गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका पहला पति था। रविता ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे, यानी साधु क्यों, कब? रविता के पति ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। मेरे माता पिता को भी तुम्हारे बिना बहुत बुरा लग रहा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें खूब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैं इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा और तब मैंने साधु बनने का फैसला किया। ये सुनकर रविता और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रविता ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। नियति ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं डीएम नहीं बन पाती। इसके बाद डीएम मैडम यानी रविता उस अघोरी साधु जो उनके पहले पति थे से कानूनी तौर पर तलाक ले लेती है। तलाक के बाद रविता और राज की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद रविता और राज ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। रविता ने अपने डीएम के पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। राज ने भी अपने कलेक्टर बनने के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और रविता के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की।
इस बार राज ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाए और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। कविता और रवि का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। राज और रविता की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं और सही मार्गदर्शन पाते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ये कहानी महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में समानता के महत्व को भी उजागर करती है। दोस्तों, आपको प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। कहानी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कॉल देखने के लिए धन्यवाद।